हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की हिस्ट्री SCERT बुक से पढ़ रहे थे और 7 चैप्टर तक हो चुका है। ये 8वां चैप्टर है, व्यापार और भूमंडलीकरण। 19वीं तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण। तो देखते हैं, आज के अर्थ जगत में वाणिज्य और व्यापार के अंतर्गत आने वाली विश्व बाजार की अवधारणा आधुनिक युग की देन है, परंतु वैश्विक बाजार के संदर्भ में इस व्यवस्था का संकेत प्राचीन काल से ही मिलने आरंभ हो चुके थे। प्राचीन भारत में विकसित सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि हम लोग जो व्यापार जो है, हम लोग जैसे भारत में है तो केवल भारत के अंदर ही व्यापार नहीं करते हैं, भारत से बाहर भी जाकर व्यापार होता है। भारत के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आयात होती है और भारत से भी बहुत सारी चीज़ें निर्यात की जाती है। तो यह ऐसा नहीं है कि अभी ही शुरू हुआ है, इससे पहले भी चल रहा था। अगर हम प्राचीन सिंधु सभ्यता की बात करें तो उसमें भी मेसोपोटामिया और मिस्र के सभ्यता के साथ हमारा व्यापार चलता था। इस व्यापार का केंद्र दिलमुन, आधुनिक बहरीन और मेहुला मरकाना तट पर स्थित है। एक बाजार बड़ा व्यापारिक केंद्र, एक बाजार ही था। तो इसमें हम लोगों का जो इस व्यापार का केंद्र जो किसको माना जाता है, दिलमुन यानी आधुनिक बहरीन को दिलमुन कहते हैं, और मेहुला किसको कहते हैं, मरकाना को मेहुला तट पर स्थित मरकाना तट पर स्थित मेहुला को, तो वही उसका व्यापारिक केंद्र था। एक बाजार था। तो यहाँ बॉक्स में जो दिया हुआ उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। विश्व बाजार, उस तरह के बाज़ारों को हम विश्व बाजार कहेंगे जहाँ विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो। जैसे भारत के आर्थिक राजधानी मुंबई, मतलब ऐसा जगह को हम विश्व बाजार कहेंगे जहाँ पर विश्व के सभी लोगों को विश्व के सभी देशों की वस्तुएं हम लोगों को आम लोग खरीद सकते हैं। अगर आप मतलब मुंबई जाइए और वहाँ पर अगर उस तरह की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं जो पूरे विश्व में मिलती है। वाणिज्यिक क्रांति, दूसरा वाला जो बॉक्स है उसमें देखते हैं। वाणिज्यिक क्रांति, व्यापार के क्षेत्र में होने वाला अभूतपूर्व विकास और विस्तार जो जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुँचा। इसका केंद्र यूरोप था। तो वाणिज्यिक क्रांति किसको कहते हैं, व्यापार के क्षेत्र में होने वाली अभूतपूर्व विकास, मतलब व्यापार के क्षेत्र में जो एक ड्रास्टिक चेंज आया, विस्तार हुआ, जल हो चाहे स्थल हो, उस मार्ग से पूरे संपूर्ण विश्व तक फैला। इसका केंद्र यूरोप, इंग्लैंड था। पिछले चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। तो आगे देखते हैं। उस काल में विश्व बाजार और स्पष्ट प्रमाण अलेक्जेंड्रिया नामक एक बड़ा व्यापारिक केंद्र की चर्चा के क्रम में मिलता है। तो अलेक्जेंड्रिया एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था, उसके बारे में भी जान लीजिए। तो हम लोग अभी 3 व्यापारी बाजार के बारे में देखें। पहला तो था दिलमुन, आधुनिक बहरीन को कहते हैं, और मेहुला मरकाना तट पर स्थित था। और तीसरा क्या है, अलेक्जेंड्रिया नामक बड़ा व्यापारिक केंद्र की चर्चा के क्रम में मिलता है। यह शहर 3 महादेशों अफ्रीका, यूरोप और एशिया के व्यापारिक केंद्र थे। तो यह उन सारे जगहों के बारे में है, जैसे आप बहरीन ले लीजिए, मेहुला और इस तरह का, यह सब अफ्रीका, यूरोप, एशिया, यह तीनों का व्यापारिक केंद्र था। इस शहर को लाल सागर के मुहाने पर, वर्तमान मिस्र के उत्तरी क्षेत्र, लाल सागर के मुहाने पर महान यूनानी विश्व विजेता सम्राट सिकंदर ने स्थापित किया था। तो सिकंदर के बारे में आप लोग जानते हैं कि, और यह जो शहर था, तो लाल सागर के मुहाने पर, यानी वर्तमान मिस्र के उत्तरी क्षेत्र में, मिस्र का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर महान यूनानी विश्व विजेता सम्राट सिकंदर ने स्थापित किया था। ठीक है। तो अलेक्जेंड्रिया शहर और बाजार को देख लीजिए, इसी तरह का है अलेक्जेंड्रिया शहर और बाजार। परंतु आधुनिक काल के उदय के साथ ही भौगोलिक खोजों, पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीय राज्यों के उदय जैसी घटनाओं ने जिस वाणिज्यिक क्रांति को जन्म दिया, सही मायने में विश्व बाजार का स्वरूप इसके बाद ही उभर कर सामने आया। तो उस समय तो जैसा था वो अलग बात है, लेकिन बाद में जब यह भौगोलिक खोज हुआ, पुनर्जागरण हुआ, राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ, इस तरह की घटनाओं ने वाणिज्यिक क्रांति को जन्म दिया।
इसका पूर्ण विस्तार औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। तो औद्योगिक क्रांति के बाद हम लोग जानते हैं कि व्यापार कितना बढ़ा है। इस क्रांति ने बाजार को तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। इसी के साथ जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता चला गया और 20वीं शताब्दी के पहले तक तो इन सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति इसने सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली। तो आप देखे थे कि औद्योगिक क्रांति के समय जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा था, पिछले चैप्टर्स में हम लोग देख चुके हैं कि जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन बढ़ रहा था तो लोग बाज़ार की तलाश कर रहे थे और बाज़ार की तलाश में ही यूरोपीय लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, उपनिवेश बना रहे थे दूसरे देशों को। जैसे एशिया के बहुत सारे देश, अफ्रीका के बहुत सारे देशों को उपनिवेश बना रहे थे, क्योंकि उनसे उनको दो लाभ होता था, एक तो बाज़ार मिल जाता था और दूसरा संसाधन मिल जाता था। तो इस तरीके से 20वीं शताब्दी के पहले तक ही इसने सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली। किसने? विश्वव्यापी व्यापार ने मतलब होता चला गया आगे, विश्वव्यापी व्यापार का विकास होता चला गया। आगे देखते हैं विश्व बाजार का स्वरूप और विस्तार। 18वीं सदी के मध्य भाग से इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन आरंभ हुआ। यह कारखाने वाष्प इंजन से चलते थे। इस प्रक्रिया से वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी बढ़ा। 18वीं सदी के मध्य भागों से इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखाने एवं वस्तुओं का उत्पादन आरंभ हुआ। यह कारखाने वाष्प इंजन से चलते थे। इस प्रक्रिया से वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी बढ़ा। तो हम लोग इससे पहले चैप्टर में देखे हैं कि औद्योगिक क्रांति के बारे में जब पढ़ रहे थे तो हम लोग देखे थे कि वाष्प इंजन बन रहा था, वाष्प इंजन बन चुका था और वाष्प इंजन के कारण इस प्रक्रिया से वस्तुओं का जो उत्पादन था वह काफ़ी बढ़ गया था। उत्पादन के बढ़ते आकार के हिसाब से कच्चे माल की आवश्यकता हुई और तब इंग्लैंड ने उत्तर अमेरिका, एशिया और अफ्रीका की ओर अपना ध्यान खींचा। वहाँ से पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल और बने बनाए एक बाजार भी मिला। इसी दो चीज़ों पर औद्योगिक क्रांति सफल होता इसलिए इंग्लैंड इन प्रचुर संसाधनों पर अस्थायी अधिकार का प्रयास आरंभ किया। तो यह सब हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि हम क्यों उपनिवेश बनाने का कोशिश किया जा रहा था एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इन सब जगहों को, क्योंकि इससे कच्चा माल भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था और बाज़ार भी मिल जाता था। यही दो कारण था विशेष रूप से, और इसी कारण पर वह चाहता था कि अस्थायी रूप से हमारा अधिकार हो जाए। इससे उपनिवेश नामक एक नवीन शासन प्रणाली का उदय हुआ। मैनचेस्टर, लिवरपूल, लंदन इत्यादि बड़े नगरों का उदय इसी का परिणाम था, जो वस्तुओं के उत्पादन से भी होता था और विदेशों में वस्तुओं को बेचा जाता था। तो यह सब जो शहर है, मैनचेस्टर शहर के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं कि वहाँ कपड़ा उद्योग लगता था, ठीक है। लिवरपूल, लंदन, इस तरह का नगर का उदय इसी का परिणाम है, औद्योगिकरण का ही परिणाम है। 18वीं और प्रारंभिक 19वीं शताब्दी का विश्व बाजार ऐसा ही था। विश्व बाजार के इस रूप का आधार था कपड़ा उद्योग। तो हम कहें मैनचेस्टर, लिवरपूल, ये सब क्या है, कपड़ा उद्योग यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता था और इसी के कारण इन शहरों का उदय हुआ है। तो यहाँ बॉक्स में देख लेते हैं क्या है। उपनिवेशवाद ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली जो प्रत्यक्ष रूप से एशिया और अविकसित अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय देशों द्वारा त्याग किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य था इन देशों का आर्थिक शोषण करना। तो उपनिवेशवाद आप जानते हैं, उपनिवेशवाद क्या है, एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली है जो प्रत्यक्ष रूप से एशिया और अविकसित अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के यूरोपीय देशों द्वारा त्याग किया गया। मतलब दूसरे देश के यूरोप के लोग आएंगे और उन पे अपना शासन करने लगेंगे, केवल इसलिए क्योंकि वहाँ पर आर्थिक शोषण करना था। वहाँ से कच्चा माल उपलब्ध हो जाता था और फिर बाज़ार में लाके मतलब अपने यहाँ से उत्पादन लाके यहाँ पर बेचा जाता था। तो इसीलिए उपनिवेशवाद का पद्धति शुरू हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर है गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर क्या है? औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्रों में ले जाए जाते थे।
इन्हें मुख्यतः नकदी फसलें जैसे गन्ना के उत्पादन में लगाया जाता था। भारत के भोजपुरी भाषा क्षेत्रों पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा से गन्ने की खेती के लिए जमैका, फिजी, त्रिनिदाद एवं टोबैको, मॉरिशस आदि देशों में ले जाया जाता था। एक सिंपल सी बात है, गिरमिटिया मजदूर उन मजदूरों को कहते हैं जिनको अग्रीमेंट करके मतलब औपनिवेशिक देशों से, जैसे भारत से इन सब एरिया में जो बोला गया, पंजाब, हरियाणा, इस तरह के एरिया से, भारत के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों से, बिहार से, इन सब जगहों से अग्रीमेंट करके ले जाया जाता था। और मतलब एक समझौता करके ले जाया जाता किन देशों में, जहाँ पर गन्ने की खेती होती थी, जमैका, फिजी, त्रिनिदाद, टोबैको, मॉरिशस, इस तरह के खेतों में, वहाँ पर मतलब इन देशों में ले जाकर उनको खेतों में काम करने के लिए लगाया जाता था, गन्ने की खेती के लिए या नकदी फसल जितने भी होते हैं उस तरह की फसलों में इनको लगाया जाता था। और इनके साथ अग्रीमेंट होता था कि 5 साल या 10 साल इतने समय के लिए आपको ले जाया जा रहा है, लेकिन उन लोगों को 5 साल बाद भी छोड़ा नहीं जाता था। मतलब जो भी अग्रीमेंट रहता था उसके बावजूद भी उनको छोड़ा नहीं जाता था। औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ, अब हम लोग इधर देख रहे हैं, औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता गया। इसने व्यापार, श्रमिकों का पलायन और पूंजी का प्रवाह, इन तीनों आर्थिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। तो औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप क्या होता गया, विश्वव्यापी होता गया। मतलब औद्योगिक क्रांति के साथ साथ ही व्यापार जो है एक जगह से दूसरे, मतलब एक देश से दूसरे देश में मतलब फैलता गया और यह विश्वव्यापी होता गया। इसने व्यापार, श्रमिकों का पलायन, व्यापार तो बढ़ाया ही, साथ के साथ श्रमिकों का पलायन यानी गांव से शहर की तरफ सब लोग जा रहे थे, पूंजी के प्रवाह, इन तीनों आर्थिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। व्यापार मुख्यतः कच्चे मालों को इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों तक पहुंचाने और वहां के कारखानों में निर्मित वस्तुओं को विश्व के कोने में पहुंचाने तक सीमित था। तो व्यापार क्या होता था कि बाकी जो देश हैं, जो भी औपनिवेशिक देश हैं यानी गरीब देश है, वहाँ से संसाधन इकट्ठा किया जाता था, कच्चा माल उपलब्ध हो जाता था और कच्चे माल को पहुँचाया जाता था इंग्लैंड या यूरोपीय देश, ठीक है। और यूरोपीय देशों में जो सामान बनता था उसको फिर से उन देशों में लाया जाता था जिनको उपनिवेश बनाया गया या जहाँ से संसाधन इकट्ठा किया गया। श्रमिकों की प्रवाह के अंतर्गत हम देखते हैं कि औपनिवेशिक देश भारत से कुछ निश्चित अवधि के लिए एक समझौते के तहत यूरोपीय देश अपने यहाँ फिर अपने प्रवाह वाले क्षेत्रों में ले जाते थे। तो श्रमिकों का प्रवाह भी हम लोग देख लिए। श्रमिकों के प्रवाह में गिरमिटिया मजदूरों को देख लिए कि गिरमिटिया मजदूरों को एक निश्चित अवधि के लिए समझौते के तहत ले जाया जाता था वहाँ अनुबंध करके, और वहाँ पर फिर मजदूरी करवाया जाता था। इन मजदूरों की मजदूरी बहुत कम होती थी तथा इन्हें मुख्यतः कृषि कार्य, नकदी फसलों गन्ना, चाय, तंबाकू के उत्पादन में लगाया जाता था। तो इस तरह के कार्यों में उनको लगाया जाता था। इस तरह के मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर का नाम दिया जाता था, ठीक है। पूंजी पलायन के अंतर्गत यूरोपीय देशों के उद्योगपति औद्योगिक क्रांति से प्राप्त भारी लाभों को अपने शासित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे रेल लाइन का निर्माण, खदान से कोयले निकालने, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास जैसे नकदी फसलों के उत्पादन इत्यादि में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश किया करते थे। अब जो लोग मिल मालिक थे, उद्योगपति थे, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता था। उन पैसों को वह कहाँ लगाएंगे, कहीं ना कहीं तो निवेश करेंगे। तो इस तरह के कामों में निवेश करते थे। रेल लाइन का निर्माण करवाना, जिससे उन्हीं का सामान जो है आसानी से अलग अलग जगह पे मतलब पहुँच पाएगा। तो उस तरह के खाद्यान्न से कोयले निकालना, चाय, कॉफ़ी, रबड़, कपास जैसे नकदी फसलों के उत्पादन में पूंजी निवेश किया करते थे। इससे उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से यूरोप के साथ जुड़ गया। तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि भारत में अगर रेल लाइन बिछाना है तो उसके लिए पूंजी कौन देगा, उसके लिए पूंजी देंगे यूरोप के उद्योगपति। तो यानी कि किसी न किसी तरीके से पूरा जो मतलब कि इस जितना भी उपनिवेश था उसका पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से यूरोप के हाथ से जुड़ गया था, मतलब पूरी तरह यूरोप से ही जुड़ा हुआ था। अब क्योंकि यहीं से उनका कच्चा माल उपलब्ध होगा और कच्चा माल को यूरोप में ही ले जाके बेचा जाएगा, यूरोप से माल आएगा और यहाँ पर बेचा जाएगा, मतलब कि बना बनाया माल आएगा और यहाँ पर बेचा जाएगा। कोई भी चीज़ यहाँ पर निवेश करना है किसी भी काम में तो यूरोप वाले निवेश करेंगे। तो मतलब प्रत्यक्ष तौर पे जितना भी आर्थिक क्रिया था
वह सब कुछ यूरोप के हाथ में, यूरोप के तरफ जुड़ गया था, यूरोप के साथ जुड़ गया था। इस प्रकार इन प्रक्रियाओं ने यूरोप केंद्रित एक विश्वव्यापी अर्थतंत्र को जन्म दिया। इसी अर्थतंत्र को हम विश्व बाजार की संज्ञा देते हैं। और यही जो एक अर्थतंत्र बना, अर्थतंत्र मतलब कि पैसे का एक जो जाल बना, ठीक ना, कि इधर से पैसा, इधर से कच्चा माल जाएगा, उधर से मतलब कि बना बनाया माल आएगा, वहाँ से फिर वहाँ के उद्योगपति यहाँ पर निवेश करेंगे। यह जो अर्थतंत्र बना, इसी को हम विश्व बाजार की संज्ञा देते हैं। विश्व बाजार की उपयोगिता, अब हम लोग देखते हैं विश्व बाजार की क्या उपयोगिता है। आर्थिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से संचालित होना सुनिश्चित करने के लिए बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होना आवश्यक है। व्यापारियों, श्रमिकों, पूंजीपतियों, मध्यम वर्ग तथा आम उपभोक्ताओं के हितों को बाजार का विश्वव्यापी स्वरूप सुरक्षित करता है। मतलब कि आर्थिक गतिविधि को एक मतलब तेज़ी हो सके, एक सही तरीके से सुनिश्चित तरीके से चलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि जो व्यापार का जो स्वरूप हो वह विश्वव्यापी हो। यानी कि हमारे देश का जो प्रोडक्ट है वो भी बाहर जाके बिक रहा है, और मतलब केवल हम लोग यहीं पर निर्भर नहीं है कि भारत में ही बिकेगा, भारत में भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है। तो ये बहुत मतलब आवश्यक है कि सही तरीके से अगर यह चलता रहे, व्यापार जो है सही तरीके से चलता रहे, इसके लिए विश्वव्यापी होना ज़रूरी है। इससे फ़ायदा ही होता है। व्यापारियों, श्रमिकों, पूंजीपतियों, मध्यम वर्ग, आम उपभोक्ताओं के हितों को बाजार का विश्वव्यापी स्वरूप सुरक्षित रखता है। तो जो ये सब लोग हैं, व्यापारी, श्रमिक, पूंजीपति, मध्यम वर्ग, इन सब के लिए, और आम उपभोक्ता भी जो भी हैं, सबके लिए विश्वव्यापी स्वरूप जो है सही रहता है। बाजार का विश्वव्यापी स्वरूप सही रहता है, क्योंकि देखिए व्यापारियों के लिए अगर यहाँ पर आपका व्यापार है, आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगर मतलब विश्वव्यापी है तो आप वर्ल्ड वाइड अपना कोई भी बिज़नेस को बढ़ाया जा सकता है। श्रमिकों को अगर यहाँ श्रमिक को सही वेतन नहीं मिल रहा है तो वह कहीं और भी जाके काम कर सकते हैं। पूंजीपति यहाँ पर निवेश करते हैं, कहीं और भी निवेश कर सकते हैं, और वहाँ के भी पूंजीपति भारत में निवेश कर सकते हैं, बाहर के पूंजीपति। मध्यम वर्ग, आम उपभोक्ता के लिए भी हितकारी होता है, क्योंकि आम उपभोक्ता को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है कि अगर मान लीजिए भारत में अगर उसको सही प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो वह बाहर से भी खरीद सकता है। किसानों को अपने उपज का अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए किसान को अगर लग रहा है कि भारत में अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है इस चीज़ का, तो वह बाहर के देशों में भी बेच सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार से शाही लीची और इस तरह का चीज़ को बेचा जाता है, क्योंकि बाजार ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होती। इससे विश्वव्यापी होने से इससे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होता है। कुशल श्रमिकों को विश्व स्तर पर पहचान तथा महत्व और आर्थिक लाभ इसी वैश्विक बाजार से प्राप्त होता है। तो वैश्विक बाजार से ही श्रमिकों को विश्व स्तर पर पहचान मिलता है, उनका महत्व और आर्थिक लाभ मिल पाता है उन लोगों को। रोजगार के नए अवसर बाजार में सृजित होते हैं। आधुनिक विचार और चेतना के प्रसार का भी बड़ा महत्व होता है। तो यह सब हम लोग देख लिए थे। रोजगार, मान लीजिए भारत में रोजगार जिन लोगों को नहीं मिलता है वो बाहर भी जाते हैं। आपको पता होगा बहुत लोग सऊदी जाते हैं, और इस तरह का मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग विदेशों में जाकर काम कर रहे होते हैं। तो यह विश्व बाजार की उपयोगिता हो गया। और अब हम लोग देखते हैं विश्व बाजार के लाभ और हानि। तो हम लोग लाभ और हानि के बारे में देखते हैं। विश्व बाजार ने व्यापार और उद्योग को तीव्र गति से बढ़ाया। व्यापार और उद्योग के विकास ने पूंजीपति, मजदूर और मजबूत मध्यम वर्ग नामक 3 शक्तिशाली सामाजिक वर्ग को जन्म दिया। तो 3 वर्गों को जन्म दिया। कौन कौन से वर्ग हैं? पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग और मजबूत मध्यम वर्ग। तो ये 3 तरह के लोग थे: पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग और मजबूत मध्यम वर्ग। 3 शक्तिशाली सामाजिक वर्ग को जन्म दिया। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का उदय और विकास इसी के बाद हुआ। जैसे भारत जैसे औपनिवेशिक देशों का सीमित मात्रा में ही सही औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण विश्व बाजार के आलोक में ही हुआ। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों का सीमित मात्रा में ही सही औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण विश्व बाजार के आलोक में ही हुआ।
औपनिवेशिक देशों में रेल मार्ग, सड़क, बंदरगाह, खनन, बागवानी जैसे संरचनात्मक क्षेत्र का विकास हुआ। तो यह विश्व बाजार के कारण ही आप देखें कि रेल मार्ग जो बना है हमारे यहाँ, वह बाहर के जो पूंजीपति लोग थे उन्होंने यहाँ पर निवेश किया है और उसके बाद रेल मार्ग बन पाया है। रेल मार्ग, सड़क, बंदरगाह, इन सब चीज़ों के लिए खनन, जैसे कोयले का खनन, इन सब चीज़ों में कौन निवेश करते थे? यूरोपीय लोग निवेश करते थे। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। कुछ नवीन फसलों के उत्पादन इसी का परिणाम है। अब जो नए फसल कुछ जैसे तंबाकू, रबड़, कॉफ़ी, नील, गन्ना इत्यादि कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन दक्षिण अमेरिका, जो स्पेन का उपनिवेश था, और मेक्सिको में हुआ। इन सब चीज़ों का देखिए, जैसे तंबाकू, रबड़, कॉफ़ी, नील, गन्ना, इन सब चीज़ों का कहाँ पर उत्पादन शुरू हुआ था? दक्षिण अमेरिका में। तो जब विश्व जो है मतलब विश्वव्यापी बाजार होने से यही फ़ायदा होता है कि वहाँ का चीज़ वहाँ, जैसे तंबाकू, रबड़ आज जो हमारे यहाँ हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहीं से लाया गया है। विश्व बाजार के नवीन तकनीकों को सृजित किया। इन तकनीकों में रेलवे, वाष्प इंजन, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, बड़े जलपोत महत्वपूर्ण रहा। तो यह जो नया तकनीक भी है वह भी हमारे यहाँ सृजित हुआ, जैसे रेलवे, वाष्प इंजन, भाप का जहाज, टेलीग्राफ, इस तरह का जो चीज़ है, बड़े जलपोत, यह सब चीज़ दूसरे देशों से आया। इन तकनीकों ने विश्व बाजार और उसके लाभ को कई गुना बढ़ा दिया। जैसे 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। तो इन सब कारणों की वजह से यह सब जो हमारे यहाँ पर आया, रेलवे, भाप इंजन, वाष्प इंजन, इस तरह का चीज़ जो हमारे यहाँ पर विकसित किया गया, इससे बहुत ज़्यादा व्यापार में वृद्धि हुआ। इस संपूर्ण वैश्विक व्यापार का 60% हिस्सा कृषि उत्पादों, खनन और कपड़े का था। तो पूरा जो संपूर्ण वैश्विक बाजार था उसका 60% हिस्सा किसमें था? कृषि उत्पादों का था, कोयले का खनन जो था उस पे था, और कपड़ा का था। शहरीकरण का विस्तार और जनसंख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि वैश्विक व्यापार का एक बड़ा लाभकारी परिणाम है। तो शहरीकरण क्यों हुआ? शहरीकरण का विस्तार या जनसंख्या की महत्वपूर्ण वृद्धि, शहरीकरण होने का मेन रीज़न क्या था कि मतलब उद्योग जो है बड़े बड़े शहरों में बनने लगे, और औद्योगिकरण का ही यह परिणाम था। औद्योगिकरण के कारण विश्वव्यापी बाजार बढ़ा, वैश्विक बाजार बढ़ा, और उससे सभी देशों में औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योग जो है बड़े बड़े शहर में बनने लगे, जिससे गांव से लोग शहर की तरफ जाने लगे और शहरीकरण हुआ। अब विश्व बाजार की हानि देख लेते हैं। विश्व बाजार के फैलते स्वरूप ने यूरोपीय देशों में संपन्नता के एक नए दौर को पैदा किया, लेकिन इस संपन्नता के पीछे सच बहुत कड़वा था। विश्व बाजार ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद को एवं साम्राज्यवाद के नए युग को जन्म दिया। साथ ही साथ भारत जैसे पुराने उपनिवेशों का शोषण और तीव्र हुआ। तो विश्व बाजार का हानि में यही बताया गया है कि विश्व बाजार का जो फैल रहा था स्वरूप, इसके पीछे यह मतलब अच्छा तो लग रहा था, इसमें संपन्नता तो आई, लेकिन इसके पीछे बहुत कड़वा सच है कि विश्व बाजार के कारण ही एशिया और अफ्रीका को उपनिवेश बनाया गया, साम्राज्यवाद का नया युग आया, ठीक है, और भारत को भी उपनिवेश इसी कारण से किया गया था। उसका शोषण बहुत तीव्र हो गया था उपनिवेश मतलब कि औद्योगिकरण के कारण। उपनिवेशों की अपनी स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जिसका आधार कृषि और लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग था, नष्ट हो गया। अब आप देखे होंगे कि उपनिवेश बनाने के बाद मतलब औद्योगिकरण के बाद हुआ क्या कि जितने भी लोग आत्मनिर्भर थे कृषि के कारण, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के कारण, वह सब नष्ट हो गया। अब कृषि भी उनको मनमाने तरीके से करवाया जा रहा था कि तुम नील का खेती करो, तुम गन्ने का खेती करो, तुम चाय का खेती करो, और लघु उद्योग और कुटीर उद्योग तो ख़त्म ही हो गया क्योंकि नए बड़े बड़े उद्योग बन रहे थे। इन स्थानीय उद्योगों को यूरोपीय देशों ने व्यवस्थित नीति के तहत नष्ट किया, क्योंकि इसी पर उनके औद्योगिक क्रांति सफल होती।
अब यह जो था यूरोपीय लोगों ने इन सब चीज़ों को नष्ट किया है, या जो कुटीर उद्योग लघु उद्योग था, क्योंकि अगर वो लोग इन चीज़ों को नष्ट नहीं करेंगे तो उनका औद्योगिक क्रांति सफल नहीं हो पाएगा। व्यापार में वृद्धि और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता ने औपनिवेशिक लोगों के आजीविका को छीन लिया। इसे एक उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है, जैसे भारत का कपड़ा उद्योग, जो प्राचीन काल से भारतीय व्यापार और वाणिज्य के आधार पर चल रहा था। 1800 ईस्वी में जहां भारतीय निर्यात में सूती कपड़ा का हिस्सा 30% था, वहीं 1815 में घटकर 15% रह गया। तो अब देखिएगा 1800 में भारत में जो सूती कपड़ा का निर्यात हो रहा था वह 30% था, वह 1815 में 15% रह गया। 1870 आते आते यह केवल 3% रह गया। इसके ठीक विपरीत कच्चे कपास का निर्यात 1800 से 1872 तक 5% से 35% बढ़ गया था। तो बेसिकली यहाँ पर होता क्या था, पहले हम लोग सूती कपड़ा बनाकर जो हम लोग पहले भेजा करते थे, अब वो उल्टा हो गया। हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जाया जा रहा था और वहाँ से सूती कपड़ा बना के हमारे यहाँ भेज दिया जा रहा था। तो पहले जो काम हम लोग करते थे वो यूरोपीय लोग करना शुरू कर दिया। अब तो उससे क्या हुआ, 1800 में जहाँ 30% सूती कपड़ा हमारे यहाँ से जाता था, वहाँ 1815 में 15% हो गया। 1870 आते आते केवल 3% रह गया। और उसी के विपरीत जो कच्चा माल बिल्कुल हम लोग मतलब कम निर्यात करते थे, अब उसका प्रतिशत बढ़ गया था। 1800 में 5%, 1872 तक आते आते 35% हो गया था। औपनिवेशिक देशों में विश्व बाजार ने अकाल, भूखमरी, गरीबी जैसे मानवीय संकटों को भी जन्म दिया। जैसे भारत में 1850 से 1920 के बीच कई बड़े अकाल पड़े, जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो आपको पता ही होगा कि 1850 के आसपास से, मतलब कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर, और मतलब कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आप देखे होंगे आधुनिक इतिहास पढ़ते समय कि बहुत सारा अकाल पड़ रहा था उस टाइम, क्योंकि जो कर इकट्ठा करने का जो तरीका था, ये सब स्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इन सब चीज़ों से इतना मतलब इन लोगों को इतना लूटा गया किसानों को कि उससे धीरे धीरे अब अकाल पड़ना शुरू हो गया था, उसका असर दिख रहा था। इस बाजार ने साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा को यूरोपीय देशों के बीच पैदा किया। तो अब यह जो औद्योगिकरण हो रहा था, औद्योगिकरण से यह एक प्रतिस्पर्धा मतलब साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि जो जितना मतलब कि एरिया इकट्ठा कर सकता है, जो जितना देशों पर कब्जा कर सकता है। तो सब लोग, जितने भी यूरोप के जितने भी देश थे, वह सब किसी न किसी देश पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे थे, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उससे उग्र राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। और उसके बाद उसी चीज़ ने कि जो बाकी जो उपनिवेश जिन देशों को बनाया गया, वहाँ पर उग्र राष्ट्रवाद ने जन्म लिया कि हमारा देश है और हमारे देश में कोई और शासन नहीं करेगा। तो इस तरह का जो विचार था, इस तरह के विचार ने पनपने लगे। इन दोनों का विनाशकारी परिणाम प्रथम महायुद्ध के रूप में सामने आया। तो इन्हीं सब कारण से अंत में यह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के कारण ही विनाशकारी परिणाम क्या हुआ, प्रथम महायुद्ध सामने आया। प्रथम महायुद्ध क्यों आया? राष्ट्रवाद ने ही जन्म लिया था। जर्मनी को लग रहा था कि हम सभी जगह कब्जा कर लेंगे, सब मतलब कि बड़े से बड़े एरिया को, सब जगह को कब्जा करेंगे। तो इस तरह के जो राष्ट्रवाद ने जन्म लिया, उसी से प्रथम विश्व युद्ध सामने आया। प्रथम विश्व युद्ध ने मानवीय सभ्यता को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। इसने विश्व के सामने एक ऐसा संकट पैदा किया जिसकी कल्पना विश्व ने नहीं की थी। तो यह जो दोनों युद्ध हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों ही विश्व युद्ध इसलिए हुआ तो क्योंकि सभी के दिमाग में राष्ट्रवाद एकदम चल रहा था कि हमको अपने देश को बचाना है, और मतलब अपने देश के बारे में ज़्यादा सोचना और दूसरे देश के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, दूसरे देशों के लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना। इसी के कारण यह युद्ध हो रहा था। तो अब देखेंगे दोनों महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था कैसी रही, तो यह हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना रहने देते। थैंक यू।